कोरोना कोरोना कोरोना। वैसे तो शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कोरोना के बारे में पता नहीं होगा। आज पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरसाया है। वैसे तो पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को कोरोना ने इन्फेक्ट किया है और 5 लाख से भी ज्यादा इसकी वजह से डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी तक मार्केट में कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। इसकी वजह यह भी है कि कोरोना अपने जेनेटिक सीक्वेंस में बहुत जल्दी से चेंज कर लेता है। इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं और इसी म्यूटेशन की वजह से उसकी वैक्सीन लाने में बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। वैसे तो कोरोना एक अकेला ही वायरस नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों इसे बहुत ज्यादा डेंजरस माना जाता है और इसकी क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमें अफेक्ट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। आप देख रहे हैं एडुटेनमेंट रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस। वैसे तो वायरस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस एक केमिकल होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। वायरस के वैसे तो 2 टाइप पड़ते हैं जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिसाइड होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस। और माना यह जाता है कि आरएनए वायरस डीएनए वायरस से कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है, और कोरोना वायरस भी एक आरएनए टाइप ऑफ वायरस है। कोरोना वायरस, जिसे सार्स कोविड-19 भी कहते हैं, सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नाम के ऊपर से ही हमें पता चल रहा है कि यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अफेक्ट करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नेसल कैविटी और हमारे लंग्स शामिल है। कोरोना वायरस हमारे अंदर आने के बाद लंग्स में ACE2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होता है। वैसे ACE2 रिसेप्टर हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है, और वो सिर्फ लंग्स में ही नहीं, वो हमारे किडनी में, लीवर में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में भी होता है। जैसे कि हमारे घर में अंदर बाहर आने जाने के लिए दरवाजे होते हैं, वैसे ही हमारे सेल में अंदर बाहर आने जाने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कोरोना वायरस इन्हीं रिसेप्टर का इस्तेमाल करके हमारे सेल के अंदर आ जाता है। हमारे सेल में लाइसोजाइम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और ऐसी कई अन्य ऑर्गेनेल्स होती है। कोरोना वायरस हमारे लाइसोजाइम्स का इस्तेमाल करके उसका प्रोटीन कवर को ब्रेक डाउन कर देता है और उसको जेनेटिक मटेरियल को फ्री करता है। उसके बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, वो हमारे राइबोसोम्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन सिंथेसिस करने लगता है। कोरोना 2 और एंजाइम्स का भी यूज करता है। एक है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा है प्रोटीएज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए को सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीज एंजाइम हमारे बॉडी के प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल भी बन चुका है और उसका प्रोटीन कवर भी बन चुका है, तो इन दोनों के वजह से वो रिप्रोडक्शन करने लगता है। यानी कि एक कोरोना वायरस ऐसे अन्य कई कोरोना वायरसेस को प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो सभी हमारे सेल के बाहर आ जाते हैं, रिसेप्टर की मदद से नहीं तो हमारे सेल को खत्म करके। और इसीलिए हमें कई सिम्टम दिखते हैं, जैसे कि दर्द, सर्दी और खांसी। तो जो बाहर आए हुए वायरस है उनमें से कई हमारे दूसरे सेल को अफेक्ट करते हैं, और बाकी बचे हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं छींक से या फिर खांसने की वजह से, और दूसरे होस्ट की तलाश करते हैं। और इसी तरह से एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा इंसान इन्फेक्ट होते चलता है और एक चेन ग्रोथ होने लगती है। कोरोना वायरस इतना डेंजरस क्यों है? तो देखो दोस्तों, इसके 2 रीजन है। पहला, वैसे तो हमें पता ही है कि वायरसेस के 2 टाइप होते हैं। एक होता है डीएनए वायरस और दूसरा होता है आरएनए वायरस। तो वायरस हमारे सेल के अंदर आने के बाद
अगर वो डीएनए वायरस है तो उसे लाइसोजाइम्स की मदद से पहले उसका प्रोटीन कोड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद उसे उसके डीएनए को न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा, जहां पे उसका रिप्लिकेशन होगा डीएनए से आरएनए में। फिर आरएनए को फिर से न्यूक्लियस के बाहर आकर राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, जिसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है वायरस का। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए वायरसेस का, उसका रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में ही होता है। उसके बाद वो डीएनए साइटोप्लाज्म में आता है और फिर प्रोटीन उस जेनेटिक मटेरियल को कोड करके एक डीएनए वायरसेस प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है आरएनए वायरसेस के मुकाबले में, और इसीलिए आरएनए वायरसेस रिप्रोडक्शन में और इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। और दूसरा रीजन, डीएनए वायरसेस डबल स्टैंडर्ड होते हैं और बड़े होते हैं, और आरएनए वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और छोटे होते हैं, जिसकी वजह से आरएनए वायरसेस को उसके जेनेटिक मटेरियल में सीक्वेंस में चेंज करना बहुत आसान होता है, और उसका म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा होता है डीएनए वायरसेस के मुकाबले। और इसीलिए आरएनए वायरसेस की वैक्सीन बहुत मुश्किल होती है बनाने के लिए। क्या आपको यह पता है कि इबोला, जिसने अफ्रीका में बहुत तबाही मचाई थी, वो भी एक आरएनए वायरस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।